Not uselessly employed, might I pursue this theme through every चेंज से लेकर डिलाइटफुल अराउंड तक समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि क्या मैं इस कविता को कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ बिना किसी बेकार के काम के। हर उस बदलाव के बारे में जो पूरे साल हमें अपनी खुशनुमा यात्रा में बुलाता रहा, चाहे वह खेल हो या कोई और गतिविधि। तो इन पंक्तियों में यह पंक्ति कवि के सोचने के बारे में है। वह सोच रहा है कि क्या वह अपनी इस कहानी को आगे बढ़ा सकता है, बढ़ाना चाहिए क्या उसे। वह कहता है कि उसका यह काम बेकार नहीं है। वह साल भर होने वाले हर बदलाव के बारे में बताना चाहता है, जिसमें खेलना और दूसरी गतिविधियां शामिल है जो उसे खुशी देती है। यह ऐसा है जैसे कोई दोस्त तुमसे अपनी एक मज़ेदार कहानी सुना रहा हो और बीच में पूछे, क्या मैं तुम्हें और बताऊं। यह सुनना बेकार नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे साल हमने जो कुछ भी किया वह सब है। तो कवि हमें बता रहा है कि वह हमें अपनी कहानी के और भी मज़ेदार हिस्से सुनाना चाहता है, जिसमें साल भर के खेल और खुशियाँ शामिल हैं। अब आगे का जो स्टैंजा है वो स्टार्ट होगा। वी वर अ नॉइजी क्रू, द सन इन हेवन, beheld not whales more beautiful than ours, से लेकर dashed headlong and rejected by the storm तक इसको समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम एक शोर मचाने वाला समूह थे। आसमान में सूरज ने हमारी घाटियों से ज़्यादा सुंदर घाटियाँ नहीं देखी होगी, और न ही खुशी और आनंद से भरा ऐसा कोई झुंड देखा होगा जो हमारी धरती से ज़्यादा अमीर या लायक हो। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकता हूँ, शरद ऋतु के जंगल और उनके हेज़ल के कुंज, जिन पर दूधिया सफ़ेद गुच्छे लटके थे, छड़ी और डोरी, उम्मीद की नादानी का सच्चा प्रतीक। किसी मजबूत और निर्दोष जादू ने हमें आगे बढ़ाया। चट्टान और तालाबों के पास से जो हर तारे के पीछे छुपे थे, पूरी हरी भरी गर्मी में उदास झरनों तक जो पहाड़ी झरनों के घुमावों में छिपे थे, कभी न मिटने वाले यादें। इस वक्त मेरा दिल लगभग वैसा ही महसूस कर रहा है जैसा तब करता था जब किसी धूप वाली दोपहर में पहाड़ी की चोटी से कागज़ की पतंग ऊंचे उड़ते हुए बादलों के बीच अपनी डोरी से ऐसे खींचती थी जैसे कोई तेज़ घोड़ा, या जब तूफ़ानी दिनों में मैदानों ने हवा को महसूस किया और फिर अचानक सिर के बल नीचे गिर गई और तूफ़ान ने उसे दूर फेंक दिया। तो इस कविता की पंक्तियों में कवि के बचपन की मज़ेदार यादों की कहानी है, जब वह और उसके दोस्त बहुत शोर मचाने वाले बच्चे थे। उनकी घाटियाँ बहुत सुंदर थी और वे हमेशा खुशी और आनंद से भरे रहते थे। कवि शरद ऋतु के जंगलों और हेज़ल के कुंजों को याद करता है, जिन पर सफ़ेद फूल लटके होते थे। वे मछली पकड़ने जाते थे, जो उन्हें उम्मीद की नादानी जैसा लगता था, लेकिन उसमें एक मजबूत जादू था जो उन्हें चट्टान और तालाबों के पास हरी भरी गर्मी में पहाड़ी झरनों तक ले जाता था। कवि को वह वक्त भी याद है जब वह धूप वाली दोपहर में पहाड़ी की चोटी से पतंग उतारता था। पतंग बादलों के बीच ऐसे खींचती थी जैसे कोई तेज घोड़ा दौड़ रहा हो, या फिर वह तूफ़ानी दिनों को याद करता है जब मैदान में तेज़ हवा चलती थी और पतंग अचानक नीचे गिर जाती थी। यह कहानी कवि के बचपन की खुशी, प्रकृति की सुंदरता और दोस्तों के साथ बिताए मज़ेदार पलों को याद करती है। तो जो कवि हैं वो आगे कहते हैं कि अरे छोटे छोटे घरों जिनमें हम रहते थे, तुम्हारी अपनी देखभाल थी। क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, जैसे तुम उन सुंदर खेतों के बीच में बहुत प्यारे लगते थे जहाँ तुम खड़े थे। क्या मैं यहाँ भूल सकता हूँ वह सीधा सादा और अच्छे चेहरे जिनसे तुमने हमें अपनी साधारण सुख सुविधाएं दी। फिर भी तुम्हारे पास यह कविता में कवि अपने पुराने घरों को याद कर रहा था जो छोटे छोटे थे और जहाँ वे रहते थे। वह उन घरों को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि उनकी अपनी देखभाल थी, मतलब वे आरामदायक और सुरक्षित थे।
कवि पूछता है कि क्या वह उन घरों को भूल सकता है जो सुंदर खेतों के बीच में बहुत प्यारे लगते थे। वह उन घरों के सीधे सादे और अच्छे चेहरे को भी याद करता है जिनसे उन्हें साधारण सुख और आराम मिलता था। आखिरी पंक्ति तक जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कवि उन घरों के बारे में और भी कुछ कहना चाहता है। इस कविता में उन घरों की याद दिलाती है जहाँ हम बड़े होते हैं और जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, भले ही वे छोटी या साधारण ही क्यों ना हो। अब हम देखेंगे डिलाइट्स एंड एक्सल्टेशंस ऑफ योर ओन ईगर एंड नेवर वियरी वी परस्यूट से लेकर हाउलिंग इन ट्रूप्स अलोंग द बोथनिक मैन तक। तुम्हारी अपनी खुशियाँ और उत्सुक और कभी न थकने वाले हमने गर्म पीठ की आग के पास अपने घर के मज़े किए। शाम को जब पेंसिल और चिकनी स्लेट के साथ हमने चौकोर हिस्सों में सब कुछ बांट दिया। क्रॉस और टेढ़े मेढ़े अक्षरों से भरे हुए हमने सिर झुकाकर संघर्ष किया ताकि हमारा नाम जाना जाए, या बिना कपड़ों के बर्फ सफ़ेद ज़मीन पर गोल गोल घूमे चेरी या मेपल के पेड़ के पास जो घनी झाड़ियों में थे, और लड़ाई में लू या वहिट्स देखते हुए हम आगे बढ़े, न कि दुनिया में अकेले बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ जिन्हें अनदेखा किया गया और गलत तरीके से नीचे गिरा दिया गया। भले ही उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की थी, लेकिन उनके पति कई लंबे अभियानों के बाद अशिष्ट जमावड़े में थे जहाँ कोई भी अपनी भूमिका नहीं बदला था। कुछ साधारण लोग थे जिनकी किस्म उनके जन्म के वादे से भरी थी, जिन्हें सम्मान दिया गया और मरने वालों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। ओह, कितनी गूंज के साथ वे तख्तों पर गिरे व्यंग्यात्मक हीरे, कवल, दिल, हुक्म, पान, एक दुखद सभा दर्द से कराह रही सस्ती चीज़ों ने लड़कों की बुद्धि को बहकाया। उन धूर्त नौकरों के साथ जो स्वर्ग से गिरे हुए उल्काओं की तरह थे, प्रमुख ग्रह में चंद्रमा। रानियां अपनी आखिरी चमक के माध्यम से चमकती है और सम्राट अपनी शान में गलतियों को सहता है। इस बीच विदेशों में शाही चेहरे उदास हैं। लगातार बारिश हो रही है, तेज़ और शांत ठंड के साथ, और उत्सुक खेत को बाधित कर रही है। एस्वेट के बर्फ के फटे हुए खेतों से सफा हुआ पानी खुद को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहा है। घास के मैदानों और पहाड़ियों तक जोर से चिल्लाता हुआ निकला, भेड़ियों के शोर की जगह जो बोथनिक मैदान के किनारे झुंडों में भौंक रहे हैं। यह जो एक कविता है, एक ऐसे समूह की कहानी है। इन पंक्तियों में हमने देखा कि एक ऐसे समूह की कहानी है जो अपनी खुशियों और उत्साह में डूबा हुआ है। वे शाम को आग के पास बैठकर खेलते और लिखते थे। वे नाम कमाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन उन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था। कवि उन लोगों के बारे में भी बात कर रहा है जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्होंने अच्छी सेवा की है। वह उन लोगों को याद करता है जो मर गए और जिन्हें सम्मान दिया गया। कविता में व्यंग और दुख की भावना भी है। कवि उन सस्ती और दिखावटी चीज़ों की बात कर रहा है जो लोगों को बहकाती है। वह रानियों और सम्राटों के उदासी और विदेश में शाही चेहरे की निराशा का भी वर्णन करता है। बारिश और ठंड के कारण खेल बाधित हो जाते हैं। फंसा हुआ पानी बर्फ से निकलने के लिए संघर्ष करता है और भेड़ियों का शोर दूर तक सुनाई दे रहा है। तो इस कविता में हमने खुशी, संघर्ष, दुख और निराशा की भावनाओं को एक साथ देखा है। यह हमें बताती है कि ज़िंदगी में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं और हमें उन सभी को समझना चाहिए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्स सीड्यूलस एज आई हैव बीन टू ट्रेस से लेकर द बॉन्ड ऑफ यूनियन बिटवीन लाइफ एंड जॉय तक।
No Sedilius as I have been to trace how nature by extrinsic passion first से लेकर the bond of union between life and joy। भले ही मैंने ध्यान से यह पता लगाने की कोशिश की है कि कैसे प्रकृति ने बाहरी भावनाओं से सबसे पहले मेरे मन को सुंदर और शानदार आकृति से भर दिया और मुझे उनसे प्यार करना सिखाया, फिर भी मैं यहाँ कुछ बातें छोड़ सकता हूँ। मेरे पास और भी खुशियाँ थी जो अंदर से आई। मैंने कैसे महसूस किया, अक्सर उस तूफ़ानी समय में भी मेरी इंद्रियों की वे पवित्र और शुद्ध हरकतें जो अपनी सादगी में एक समझदारी भरा आकर्षण रखती थी, वह शांत खुश जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रूर उन पहले प्यार के रिश्तों से जुड़े होने चाहिए जो हमारे नए जीवन को पुराने चीज़ों से जोड़ते हैं और हमारे जीवन की शुरुआत में ज़िंदगी और खुशी के बीच बंधन बनाते हैं। यह कविता के उस हिस्से की कहानी है जहाँ कवि अपने अंदर ही भावनाओं और खुशियों के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि प्रकृति ने उसके मन को सुंदर और शानदार चीज़ों से भर दिया और उसे उनसे प्यार करना सिखाया, लेकिन उसके पास और भी खुशियाँ थीं जो बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आई। उसने तूफ़ानी समय में भी शांति और खुशी महसूस की। उसकी इंद्रियों की सरल और शुद्ध हरकतें उसे एक ख़ास तरह की आनंद देती थी जो उसे ऐसा लगता था कि उसके पहले प्यार के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। यह पहला प्यार का रिश्ता उसने नए जीवन को दुनिया की पुरानी चीज़ों से जोड़ता है और जब उसका जीवन शुद्ध होता है तो वह ज़िंदगी और खुशी के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। तो इस कविता में हम सीखते हैं कि हमारी खुशियाँ सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर से भी आती है। प्रकृति हमें प्यार करना सिखाती है और हमारी शुरुआती भावनाएं हमें ज़िंदा और खुशी के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने में मदद करती है। तो नेक्स्ट हमारा शुरू होती है लाइन्स। यस आई रिमेंबर व्हेन द चेंजफुल अर्थ से लेकर आई हेल्ड अनकॉन्शियस इंटरकोर्स विद ब्यूटी। इन लाइन्स में कवि कहते कि हाँ, मुझे याद है जब यह बदलने वाली धरती और 10 गर्मियाँ 2 बार 5 मेरे मन पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी। उस वक्त भी मैं अनजाने में सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ था। यह कविता के उस हिस्से की बात हो रही है जहाँ कवि अपने बचपन की बात कर रहा है। वह कहता है कि उसे यह समय याद है जब वह लगभग 10 साल का था। 10 गर्मियाँ बीत चुकी थी और हर बदलते समय के चेहरे उसकी याद में छप गए थे। उस वक्त भी वह अनजाने में सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि वह शायद प्रकृति की सुंदरता को देखता था और उसे महसूस करता था, भले ही वह उस समय इस बारे में पूरी तरह से न जानता हो। जैसे एक छोटा बच्चा सुंदर फूल को देखकर खुश होता है, भले ही वह उसे पूरी तरह से समझ न पाए। इस कहानी में हमने देखा कि इस कविता की इन पंक्तियों में हमने देखा कि सुंदरता हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है और हम बचपन से ही उससे जुड़े होते हैं, चाहे हम इसका एहसास हो या ना हो। नेक्स्ट लाइन हमारी जो है वो शुरू होती है, ओल्ड एज क्रिएशन ड्रिंकिंग इन अ प्योर ऑर्गेनिक प्लेजर फ्रॉम द सिल्वर रीथ्स ऑफ कर्लिंग मिस्ट और फ्रॉम द लेवल प्लेन ऑफ वाटर्स कलर्ड बाय इम्पेंडिंग क्लाउड्स। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि प्रकृति में हर जगह सुंदरता छिपी होती है, चाहे वह सुबह की धूप हो या पानी का बदलता रंग। हमें बस उसे ध्यान से देखने और महसूस करने की ज़रूरत है। तो कवि कहते हैं कि सृष्टि जितनी पुरानी, एक शुद्ध आनंद पी रहा हूँ। यानी कि ये दुनिया जितनी पुरानी होती है, ठीक है, उतने ही उसमें फूल, जंगल, पौधे वगैरह होते हैं और जितना असीम कोई ऐसी जगह होती है उतना ही मुझे खुशी हो रही है। चांदी के घुमावदार धुंध से या समतल मैदान के पानी से जो आने वाले बादलों के रंग से रंगा हुआ है। तो इस कविता की इस पंक्तियों में उस हिस्से की बात हो रही है जहाँ कवि प्रकृति की सुंदर का आनंद ले रहा है।
वह कहता है कि यह आनंद उतना ही पुराना है जितनी यह दुनिया बनी है। वह शुद्ध आनंद कैसे पी रहा है? चांदी के घुमावदार धुंध को देखकर जो सुबह सुबह खेतों में छा जाती है और बहुत सुंदर लगती है, या फिर समतल मैदान के पानी को देखकर जिसका रंग आने वाले बादलों के कारण बदल रहा है। कभी वह नीला दिखता है, कभी थोड़ा ग्रे। यह बादलों के रंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लाइन हमारी शुरू होती है, द सैंड्स ऑफ वेस्टमोरलैंड, द क्रीक्स एंड बेज ऑफ कम्ब्रियाज रॉकी लिमिट्स दे कैन टेल से लेकर नाउ प्लेजर लाइक अ बी अमंग द फ्लावर। तो इस कविता की इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि कभी कभी हम नई और खूबसूरत जगहों पर जाते हैं और हमें वहाँ एक नई तरह की खुशी मिलती है। भले ही हमने पहले कभी ऐसा कुछ न देखा और हमारे मन में कोई खास भावना न हो। प्रकृति की सुंदरता हमें हमेशा खुश कर सकती है, जैसे फूलों के बीच एक मधुमक्खी शहद पाकर खुश होती है। तो यहाँ पर जो वेस्टमोरलैंड है की रेत और कम्ब्रिया की पथरीली सीमाएं, छोटी नदियाँ और खाड़ियाँ वे बता सकती हैं कि कैसे जब समुद्र ने अपनी शाम की छाया हटाई और दूर की पहाड़ियों पर चरवाहे की झोंपड़ी को उगते हुए चांद की अच्छी खबर भेजी, कैसे मैं खड़ा रहा ऐसी कल्पनाओं से जुड़ा हुआ। उस दृश्य के साथ कोई जानी पहचानी याद नहीं थी और अपने साथ शांति या सुकून की कोई खास भावना नहीं लाई थी। फिर भी मैं खड़ा रहा, यहाँ तक कि जब मेरी आंखें कई मील तक चमकते पानी पर घूमती रही, ऐसा लग रहा था जैसे उस रोशनी के हर छोटे से हिस्से में फूलों के बीच एक मधुमक्खी की तरह नई खुशी इकट्ठा कर रही हो। इस कविता ने उस हिस्से की बात की है जहाँ कवि वेस्टमोरलैंड और कैम्ब्रिया की खूबसूरत जगहों को याद कर रहा है। वह कहता है कि वहाँ की रेत, नदियाँ और खाड़ियाँ बता सकती है कि कैसे शाम के वक्त समुद्र की छाया हट जाती थी और उगता हुआ चांद दूर पहाड़ियों पर चरवाहे की झोपड़ी को रोशनी देता था, जैसे वह उसे अच्छी खबर दे रहा हो। कवि कहता है कि जब एक अनजान आदमी की तरह वहाँ खड़ा रहता था और इन दृश्यों को कल्पना करता था, उसे पहले कभी ऐसा कुछ देखने की याद नहीं थी और उसके मन में कोई खास शांति या सुकून भी नहीं था। फिर भी जब उसकी आंखें कई मील तक फैले चमकते पानी को देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह उस रोशनी के हर छोटे से हिस्से में एक नई खुशी इकट्ठा कर रहा हो, जैसे एक मधुमक्खी फूलों के बीच घूमकर शहद इकट्ठा करती है। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, दस ऑफन अमिड दोज फिट्स ऑफ वल्गर जॉय से लेकर वियर्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द मेमोरी। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है, कि बचपन की छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमारे बड़े होने पर भी हमें प्रभावित करती है। कभी कभी वे याद रहती है और हमें अच्छा महसूस कराती है और कभी कभी वे भूल जाती है, लेकिन उनका असर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। तो इस तरह अक्सर उन साधारण खुशियों के बीच जो सभी मौसमों में एक बच्चे की हरकतों के बीच उस चंचल आनंद के साथ आती है जो एक तूफान की तरह है और भूल जाती है, तब भी मैंने महसूस किया कि खून में चमक जैसे ढाल की चमक। और प्रकृति का जाना पहचाना चेहरा मुझसे बोला, कभी कभी यह सच है, अचानक टकरावों और अजीब घटनाओं से, जैसे बुरे विचारों वाली परियों के बेमेल मेल, फिर भी बेकार या बिना फायदे के नहीं। अगर शायद उन्होंने आसपास की चीज़ों और दिखावटों पर छाप छोड़ी, भले ही तब वे बेजान थी और सोने के लिए मजबूर थी, जब तक कि बड़े होने के मौसम ने उन्हें मन को उपजाऊ बनाने और ऊपर उठाने के लिए नहीं बुलाया। और अगर साधारण खुशी अपने ही बोझ में थक गई तो वह यादों से मिट गई। यह जो कविता है, इस कविता के उस हिस्से की कहानी है जहाँ कवि अपने बचपन की साधारण खुशियों के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि ये खुशियाँ जो बच्चे की हरकतों के बीच अचानक आती थी, एक तूफान की तरह थी
जो आती और चली जाती थी और फिर भूल जाती थी, लेकिन उन खुशियों के बीच भी कवि को एक चमक महसूस होती थी, जैसे किसी ढाल की चमक। और प्रकृति का आना और प्रकृति का जाना पहचाना चेहरा उससे बातें करता था, कभी कभी अचानक और अजीब घटनाओं से। भले ही ये खुशियाँ उस वक्त बेजान और भूली हुई लगती थी, लेकिन उन्होंने कवि के मन पर एक छाप छोड़ी। जब वह बड़ा हुआ तो उन यादों ने उसके मन में उपजाऊ बनाया और उसे ऊपर उठाया। और अगर कोई साधारण खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो वह धीरे धीरे उसकी यादों से मिट जाती थी। तो जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी शुरू होती है, द सीन्स विच वर अ विटनेस ऑफ दैट जॉय रिमेन्ड इन देयर सबस्टांशियल लेनमेंट्स से लेकर वर फास्टेड टू द अफेक्शन। तो इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि हमारे बचपन के खास दृश्य और अनुभव हमारी भावनाओं से गहरे जुड़ जाते हैं और हमें हमेशा याद रहते हैं। भले ही वे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाए, लेकिन उनका प्यार और महत्व हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। वे दृश्य जो उस खुशी के गवाह थे, मेरे दिमाग में उनकी गहरी रेखाओं के साथ बने रहे और आँखों को हर दिन दिखाई देते थे। और इस तरह डर के प्रभावशाली अनुभव से खुशी और बार बार मिलने वाली खुशी से, जो इतनी बार दोहराई जाती थी, और भूली हुई चीज़ों की प्रतिनिधि अस्पष्ट भावनाओं की ताकत से, ये वही दृश्य जो इतने चमकीले, इतने सुंदर, अपने आप से इतने शानदार थे, हालांकि तब वह दिन दूर था, धीरे धीरे प्यारे बन गए और उनके सभी आकार और बदलते रंग अनदेखे बंधनों से मेरी भावनाओं से जुड़ गए। यह कविता के उस हिस्से की कहानी है जहाँ कवि अपने बचपन के खास दृश्यों के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि ये दृश्य उसकी खुशी के सबूत की तरह उसके दिमाग में हमेशा बने रहें। वह उन्हें हर दिन अपनी आंखों से देखता था, डर के अनुशासन से, खुशी से और बार बार मिलने वाली खुशी से, और उन अस्पष्ट भावनाओं से जो भूली हुई चीज़ों की याद दिलाती थी। वे सभी दृश्य जो बहुत चमकीले, सुंदर और शानदार थे, धीरे धीरे कवि को बहुत प्यारे लगने लगे। उनके सभी आकार और बदलते रंग, जैसे सूरज की रोशनी में पत्तों का रंग बदलना है, अनदेखे बंधनों से कवि की भावनाओं से जुड़ गए। इसका मतलब है कि कवि उन दृश्यों को बहुत पसंद करने लगा और वे उसकी यादों का एक खास हिस्सा बन गए। नेक्स्ट लाइन, आई बैग माई स्टोरी अर्ली नॉट मिसलीड आई ट्रस्ट से लेकर इस सिंपथी आई हैव लर्नड आउट लेंथनड आउट। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि हमारी यादें और भावनाएं हमारी कहानियों को आकार देती है और कभी कभी हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, लेकिन फिर भी नई उम्मीदों की तलाश करते हैं। कवि अपनी कहानी को अपने दोस्त के साथ साझा कर रहा है, उम्मीद है कि वह उसकी भावनाओं को समझेगा। तो कवि कहता है, मैंने अपनी कहानी जल्दी शुरू की, मुझे उम्मीद है कि मैं गलत रास्ते पर नहीं गया। दिन के लिए प्यार की एक कमज़ोरी से याददाश्त से दूर कर दिया गया। क्या बसंत की सांस सर्दियों की बर्फ के बीच मेरे स्नो ड्रॉप्स यानी एक तरह के फूल लगा रही है, और तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ओ दोस्त सहानुभूति में इतना जल्दी कि मैंने इसे लंबा खींचा है। इस कविता में उस हिस्से की कहानी है जहाँ कवि अपनी कहानी के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि उसने अपनी कहानी बचपन से ही शुरू कर दी थी और उसे उम्मीद है कि वह सही रास्ते पर चल रहा है। उसे दिनों के लिए प्यार की एक कमज़ोरी थी। शायद वह उन दिनों को बहुत याद करता था जो अब उसकी याददाश्त में धुंधले हो गए हैं। फिर वह वसंत की सांस की तुलना सर्दियों की बर्फ़ के बीच स्नोड्रॉप लगाने से करता है, जो एक नई शुरुआत या उम्मीद का प्रतीक हो सकता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसने अपनी कहानी को सहानुभूति में बहुत लंबा खींच दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट हमारी लाइंस जो है वो शुरू होती है,
With fond and feeble tongue a tedious tale, meanwhile my hope has been that I might fetch से लेकर a visible scene on which the sun is shining। इन लाइन में हम देखेंगे कि हम अपनी यादों से सीखते हैं और उनसे उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कहानियाँ दूसरों को भी हमारे बारे में बेहतर ढंग से समझा सके। कभी कभी हमें डर लगता है कि लोग हमारी यादों को कैसे समझेंगे, खासकर अगर वे बहुत प्यारी और निजी हो। तो कवि कहते हैं कि प्यार भरी और कमज़ोर जबान से एक उबाऊ कहानी। इस बीच मेरी उम्मीद यह रही है कि मैं बीते सालों से ताज़ा करने वाले विचार ला सकूं, शायद अपने मन में डगमगाते संतुलन को ठीक कर सकूं और शायद उन डांटों का भी सामना कर सकूं जिनकी ताकत अब मेरे बड़े होने पर मुझ पर असर नहीं करेगी, ताकि मैं सम्मानजनक मेहनत कर सकूं। फिर भी अगर ये उम्मीदें बेकार साबित हों और इस तरह न तो मैं खुद को बेहतर ढंग से समझ पाऊं, न ही तुम जान पाओ कि वह दिल कैसे बना था जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे तुमसे सख्त फैसलों का डर है। अगर यह गीत उन याद किए हुए घंटों को छोड़ना नहीं चाहता जिसमें सपनों जैसी चीज़ों का जादू हो, वे प्यारी आकृतियाँ और मीठी भावनाएं जो हमारी ज़िंदगी को वापस लाती है और लगभग हमारे दूर के बचपन को एक ऐसा दृश्य बना देती है जिस पर सूरज चमक रहा हो। इस कविता के उस हिस्से की कहानी है जहां कवि अपनी कहानी सुनाने के बारे में सोच रहा है। वह कहता है कि वह प्यार भरी और थोड़ी थकी हुई ज़बान से एक कहानी सुना रहा है जो शायद उबाऊ लगे, लेकिन उसकी उम्मीद यह है कि वह अपनी पुरानी यादों से कुछ ताज़ा और मजबूत करने वाली विचार लाएगा। वह चाहता है कि उसकी कहानी उसके मन को शांत करे और उसे उन आलोचनाओं का सामना करने में मदद करे जो अब उसके बड़े होने पर उतनी मायने नहीं रखती। वह चाहता है कि वह सम्मानजनक काम कर सके। फिर कभी सोचता है कि अगर उसकी ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो न तो वह खुद को अच्छे से समझ पाएगा और न ही उसका दोस्त यह जान पाएगा कि उसका दिल कैसे बना है। उस दिन को वह बहुत प्यार करता है। उसे डर है कि अगर उसकी कहानी उन प्यारी यादों को छोड़ना नहीं चाहती जिसमें सपनों जैसी चीज़ों का जादू है और वे सुंदर रूप और मीठी भावनाओं जो उसके बचपन को वापस लाती है, जो उसका दोस्त उसे सख्त फैसले सुनाएगा। उसकी यादें उसके बचपन को एक ऐसे दृश्य की तरह बना देती है जिस पर सूरज चमक रहा हो, मतलब वह उसे बहुत खुशी और स्पष्टता से याद करता है। हमारी जो लास्ट स्टैंजा है उसकी लाइन शुरू होती है, वन एंड एट लीस्ट हैथ बीन अटेन्ड माई माइंड से लेकर दिस लेबर विल बी वेलकम ऑनर्ड फ्रेंड। अब इन लाइनों में हम देखेंगे कि कवि को पूरी उम्मीद है कि उसका दोस्त जिसे वह बहुत सम्मान देता है उसकी इस कहानी को सुनकर खुश होगा। यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा अपनी कहानी सुनाने के बाद अपने दोस्त से पूछता है, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आई होगी। तो कवि कहते हैं कि कम से कम एक लक्ष्य तो हासिल हो गया, मेरा मन फिर से ताज़ा हो गया और अगर यह खुशनुमा मूड मेरे साथ नहीं छोड़ता है तो मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी को आगे के सालों तक ले जाऊंगा। रास्ता मेरे सामने साफ है। यह एक ऐसी कहानी है जो सीधी और निश्चित सीमाओं वाली है और इसलिए मैं इसे इस वक्त चुनता हूँ, बजाय किसी ऐसी कहानी के जो ज़्यादा बड़ी और अलग अलग बातों से भरी हो, जहाँ मैं शायद उलझन में पड़ जाऊं और खो जाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें मेरे सम्मानित दोस्त यह काम पसंद आएगा। यह कविता के उस हिस्से की कहानी है जहाँ कवि अपनी कहानी पूरी करने के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि कम से कम उसका मन अब ताज़ा हो गया है और वह अपनी कहानी आगे बताने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि उसकी कहानी सीधी और सरल है, इसीलिए वह इसे अभी बताना चाहता है, बजाय किसी ऐसी कहानी के जो बहुत लंबी और उलझी हुई हो और जिसमें वह शायद भटक जाए। तो इसी के साथ इस जो हमारी ये प्रिल्यूड है
ये ख़त्म होता है।